पीएम मोदी की लोकप्रियता और मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होना ही ठीक समझा है। विपक्ष को ये बात समझ आ गई है कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश के सबसे ज्यादा लोग मोदी को ही पसंद करते हैं। इस देश को लंबे समय बाद कोई जननायक मिला जो देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। खुद का परिवार छोड़कर वो देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में नजर डाले तो वंशवाद हावी दिखता है। कई दल तो परिवार की ही पार्टी बन गए हैं, जिसमें बेटा बेटी और भाई भतीजा के साथ समधी समधिन के लिए भी जगह सुरक्षित रहती है। इस देश की राजनीति में वंश को विरासत सौंपने का काम कांग्रेस में ही शुरू हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल में ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया था। वहीं इंदिरा गांधी के समय में ही उनके पुत्र संजय गांधी का पार्टी में महत्व बढ़ा और इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस ने अपना नेता राजीव गांधी को चुन लिया, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इसके साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी पार्टी में एक्टिव हैं। ऐसे में जब पूरे देश को अपना परिवार मानने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला तो देश के लोगों ने भी उन्हें दिल खोलकर प्यार दिया और दूसरी बार पीएम की कुर्सी पर बिठाया। वहीं अब तीसरी बार देश मोदी को पीएम बनाने के लिए तैयार है, तो इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने गठजोड़ कर लिया है ताकि मोदी को हराया जा सके। लेकिन विपक्षी एकता बनने के बाद भी विपक्ष का खेल कैसे हो गया है खराब, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। विपक्षी एकता के नेताओं ने हनुमान की धरती से एकता का दम भरा, लेकिन हनुमान से बुद्धि और राम सी ईमानदारी की कमी से जूझ रहे विपक्षी एकता की राह उतनी ही आसान नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। सभी बड़े राज्यों में विपक्षी एकता का पेंच फंस सकता है, जिसकी वजह से विपक्ष का इंडिया गठबंधन कब तक चल पाएगा पता नहीं। क्या है विपक्ष के लिए खतरे की घंटी, बताते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष का काफिला पटना से बेंगलुरु तक पहुंच गया। पहली मीटिंग में एक रहने पर सहमति बनी तो दूसरी बैठक में नाम तय हो गया और अब 11 लोगों की संयोजन समिति बनेगी। इसके नाम तय करने से और आगे की रणनीति पर बात करने के लिए मुंबई में अगली मीटिंग होगी। भले ही विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया हो और ये सब उत्साहित हों और प्रचार में जुटे हों, लेकिन कई राज्यों में राह आसान नहीं होने वाली। यही नहीं, उन राज्यों में एकजुटता के लिए जरूरी पहल भी नहीं दिखती। इनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार का नाम शामिल है। इन 4 राज्यों में ही 210 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश की अहम पार्टी बसपा को विपक्षी एकता वाले गठबंधन में जगह नहीं मिल पाई। जयंत चौधरी भले ही मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन विकल्प खुले रखे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश बड़े दलों पर भरोसा न करने की बात लगातार कहते आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की पार्टी के साथ लेकर चल रही है। अपना दल का भी साथ उसके पास है। इस तरह अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा वो ओबीसी जातियों का भी एक गुलदस्ता समय से पहले ही तैयार करने में जुटी हुई है। इसके बरक्स विपक्ष कमजोर नजर आता है। 2019 में 20% वोट हासिल करने वाली बसपा यदि एकता से अलग रहती है तो नतीजा चिंताजनक हो सकता है। यही नहीं, 40 सीटों वाले बिहार में भी अब स्थिति बदल रही है। अब तक विपक्षी एकता और उसका सामाजिक समीकरण भाजपा के मुकाबले 20 नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह बीते कुछ महीनों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भाजपा का रुख किया है, उससे वो भी वापसी करती दिख रही है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन पुराने साथियों को जोड़े रखने में असफल रहा है। यहाँ महागठबंधन को समय रहते ही सीट शेयरिंग जैसी चीजों पर काम करना होगा। अब बात महाराष्ट्र की करें, जहां 48 सीटें हैं। वहां भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का मजबूत गठबंधन है। तीनों का राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जनाधार रहा है। ऐसे में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने के आसार थे, लेकिन बीते 1 साल से जिस तरह शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ी है, ऐसे में अब एनडीए गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। अब बात बंगाल की करें तो यहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में दिखती नहीं है। वो पहले ही कह चुकी हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को उन्हें ही मौका देना चाहिए। वहीं बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है और मोदी के नाम पर 2019 में बीजेपी ने बंगाल बड़ा खेला करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। अब ये देखने वाली बात है कि कुल मिलाकर 4 राज्यों की 210 आम चुनाव में विपक्ष बनाम एनडीए की लड़ाई का रुख क्या होगा।
जिस कांग्रेस को लग रहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि राहुल को अब पीएम के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी को पीएम पद के तौर पर स्वीकार्यता न विपक्षी दलों से मिल पा रही है और न ही जनता से। राहुल की छवि वास्तविक स्थिति को समझते हुए कांग्रेस ने पीएम पद की जिद छोड़ दी है, जिसके बाद से ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की और कांग्रेस को अपनी कमी समझ आ गई है कि बिना विपक्षी मदद के और राहुल को आगे करके बीजेपी और मोदी से पार नहीं पाया जा सकता। कैसे विपक्षी एकता बनने के साथ ही कांग्रेस का खेल खराब हो गया, बताते हैं आपको। बेंगलुरु में विपक्षी जुटान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की मंशा पीएम पद पाने की नहीं है। हम आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य के लिए हम साथ आए हैं। विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच मतभेद है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें किनारे न किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यों के लेवल पर हमारे बीच मतभेद हैं, पर देश के आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें अलग रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, ये संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए है। मीटिंग के शुरुआती भाषण में खड़गे ने एकता पर जोर दिया। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की कुर्बानी के बाद ही ये गठबंधन बन पाया है। विपक्ष के लगभग सभी नेता अपने आप को पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं और कांग्रेस पहले राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर रही थी, जिससे विपक्षी दल कांग्रेस से दूर भाग रहे थे, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस को राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने का जिद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि अकेले उसके लिए मोदी से मुकाबला करना मुमकिन नहीं। वहीं राहुल गांधी के पीएम पद का दावा छोड़ने और विपक्षी एकता बनने के साथ ही गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन के नाम का ऐलान होने के साथ ही पीएम उम्मीदवारी पर दावेदारी शुरू हो गई। टीएमसी की तरफ से पार्टी मुखिया ममता बनर्जी का नाम आगे गया है। टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने कहा कि पीएम चेहरे के लिए कांग्रेस रेस में नहीं है, इसीलिए हम ममता बनर्जी का नाम चाहेंगे। वहीं धीरे धीरे गठबंधन में शामिल दूसरे दल भी पीएम उम्मीदवार बनने पर दावेदारी ठोकते नजर आएंगे। तो देखा आपने कांग्रेस क्यों पीएम कैंडिडेट की दावेदारी से पीछे हट गई। अगर कांग्रेस पीएम कैंडिडेट पर दावेदारी ठोकती तो ये विपक्षी एकता एक मंच पर नहीं दिखती। ऐसे में देखना होगा कि बेमेल गठबंधन की ये गाड़ी कब तक चलती है। मंगलवार को बेंगलोर में विपक्षी एकता का मंच सजा और सभी विपक्षी दल अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आपसे में गलबहिया करते नजर आए। लेकिन इस महत्वाकांक्षी मिलन समारोह के समय विपक्षी दलों के राजनीतिक विरोधाभास भी मंच पर दिख गए। हालांकि विपक्ष के मंसूबों पर कैसे पानी फिर सकता है, ये पीएम मोदी ने साफ कह दिया है और बता दिया है कि कैसे दुनिया को पता है कि आएंगे तो मोदी ही, चाहे विपक्षी दल कुछ भी कर ले। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद भारी दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। देश में हर पल बदलते हुए चुनावी माहौल के बीच एक बात ऐसी निकल कर आई जिसने सभी विपक्षी दलों के कान खड़े कर दिए और विपक्षी एकता के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये संदेश महाशक्ति कहने वाले देशों से निकल कर आई। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक बैठक दिल्ली स्थित एक 5 सितारा होटल में हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के जारी प्रयासों के बीच एनडीए की ये बैठक हुई। बैठक की समाप्ति के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए दलों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव विकास और विश्वास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने 2024 के लिए एजेंडा सेट करते हुए कहा कि दुनिया के तमाम देशों को भी पता चलता है कि एनडीए फिर से सत्ता में आने वाला है, इसीलिए वो भारत के साथ दूरगामी समझौते कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक देश को लगता है कि अभी चुनाव का वर्ष है, इसीलिए इस सरकार को रहने दो, एक बार चुनाव हो जाने दो, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जहां चुनाव निकट हो उससे संबंध बनाने से पहले 100 बार सोचता है। विदेशी देश हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं।
आखिरी साल जब होता है तो वो सोचते हैं कि एक बार चुनाव का नतीजा आ जाने तो फिर सोचेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करता। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहाँ कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई हो या फिर यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इन्वाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान सम्मान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी देश भारत के साथ बड़े बड़े और दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। तो देखा आपने मोदी ने कैसे अपने इस तर्क से विपक्ष को ढेर कर दिया। पंजाब की सियासत में जल्द ही बड़ा मोड़ आ सकता है। विपक्षी एकता की बैठक में आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पंजाब की जनता उनके साथ खेल करके मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल भगवंत मान के साथ कांग्रेस के लगाए गए विपक्षी एकता दरबार में आओ भगत का सुख ले रहे थे, लेकिन शायद पंजाब की जनता को ये पसंद नहीं आया और इसके खिलाफ बहुमत प्राप्त कर केजरीवाल साहब की पार्टी ने सरकार बनाई। आज उन्हीं के साथ साहब एकता की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस को करप्ट बताकर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी, लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने हाथ मिला लिया। हालांकि केजरीवाल का यह फैसला पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल पंजाब से एक सर्वे सामने आया जिसने आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली और बीजेपी के हिस्से में खुशियों का संचार कर दिया। क्या है खबर, बताते हैं आपको। पंजाब में सियासी सुगबुगाहट चल रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की अटकलें और चर्चाएं तेज हैं। अभी तक तो कुछ फाइनल भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं। सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे अकाली दल और बीजेपी की चर्चा हुई है। हालांकि पंजाब में बीजेपी का जो संगठन है वो नहीं चाहता कि अकाली दल के साथ गठबंधन हो। सूत्रों की माने तो पंजाब बीजेपी यूनिट की दलील है कि अगर अकाली दल साथ आती है तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ संस्थानों ने लोगों का मूड जानने की कोशिश भी की। सर्वे संस्थान ने सवाल किया कि अकाली दल अगर एनडीए में आता है तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस सवाल के जवाब में 46% लोगों ने हाँ का जवाब दिया। यानी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में नुकसान साबित होने वाला है। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन करना चुनौती होगी। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खेल दिलचस्प कर दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद सुनील जाखड़ ने पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि उसे जूनियर पार्टनर के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। सुनील जाखड़ ने कहा था कि हमें पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। आइए हम इस मानसिकता को छोड़ें कि हम एक जूनियर पार्टनर हैं। उन्होंने कहा, मेरा एक अनुरोध है कि हमें इस छोटा भाई वाली सोच को छोड़ना होगा। हमें इस छोटा भाई वाली मानसिकता को खत्म करना होगा। इसका मतलब है कि सुनील जाखड़ बीजेपी को पंजाब में अकेले दम पर खड़ा करना चाहते हैं। वहीं अगर बीजेपी का और अकाली दल का गठबंधन हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।